हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं मंथली असेसमेंट आपके क्लास 8 का, जो कि आपके दिसंबर माह का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि आपके लिए कोई वीडियोस बना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूं, तो सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग एक एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, आप लोगों का जो यहाँ पे हिंदी है, हिंदी में आपको क्या करना है, कुछ थोड़ा सा आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मैं अगर पढ़ूंगा तो वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग के अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग अपने से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है हमारा, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न 1 और 2 के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गद्यांश 1 के अनुसार कौन 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 जो है अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती है। ठीक है, तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा हवा। कौन बिखेरती है? हवा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा, हवा धीरे धीरे डोलती है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो बच्चों वाक्य में जो धीरे धीरे है ये क्रिया विशेषण है। क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल है बच्चों हमारा कि दुख शरीर डैश मन पर सिमट गया है। तो इसमें ब्रैकेट में से आप लोगों को भरना है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग भरेंगे से। क्या भरेंगे बच्चों? यहाँ पर हम लोग से भरेंगे। ठीक है, इसका जो ख नंबर में तुम्हारी माँ अमरूद का यहाँ पे भरेंगे। क्या भरेंगे बच्चों? का भरेंगे, यानी कि ख में आपको का भरना है यहाँ से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा कि बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है। ठीक है, 4 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इसके आंसर में आपको देख लीजिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है। इसके आंसर में आपको लिखना है बूढ़ी पृथ्वी को प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण का दुख है। ठीक है, तो इसे आप अपने आंसर में लिख लीजिए। बिल्कुल आराम से वीडियोज़ रोक कर भी आप इसे लिख सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा जो अगला सवाल है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई है, इनका अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, ये सब यहाँ तक जो है आपको लोग को इसका अर्थ बताना है, यानी इसका मीनिंग आपको बताना है क्या लिखा गया है। तो चलिए इसके मीनिंग को जान लेते हैं। तो बच्चों इसका मीनिंग जो है थोड़ा लंबा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से पूछ लिया गया है, तो आप लोग इसको मैं आपका आंसर आपको बता देता हूँ, आप लोग अपने अनुसार से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए इसका मीनिंग आपको कहाँ से लिखना है। ठीक है, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इसका मीनिंग जो बच्चों आपको लिखना है, यहाँ से लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री ने टूटते हुए पहाड़ों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। ठीक है, चिंता क्या किया? व्यक्त किया है। वह मनुष्य को अनुभव करने का आह्वान करती है। मौन समाधि लिए बैठा हुआ पहाड़ का सीना किस तरह दहल उठता है होगा जब विस्फोट से कोई पत्थर दूर तक छिटकता होगा। यानी कि बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि पत्थरों को पहाड़ में ब्लास्टिंग किया जाता है ना, गिट्टी पत्थर निकालने के लिए, उसी के बारे में ये चर्चा हो रही है। दोपहर में कभी तुमने हथौड़े की चोट से बिखरते हुए पत्थर की चीख सुनी है? वास्तव में इन पंक्तियों में माध्यम से प्रकृति की सौंदर्यता को समाप्त करते हुए मानव कृत्य की भर्त्सना की गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया इतना, लेकिन ये अधूरा है बच्चों। इसमें डबल आपसे पूछा गया ना, डबल के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ से फिर इसको लिखना है आपको। ठीक है, ये वाला जो आपका पैराग्राफ है, इसमें से भी आप थोड़ा बहुत यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बात आपको लग रही है आप यहाँ से उठा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इसके आंसर को, काफ़ी वीडियोस लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा आंसर पढ़ूंगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए छोड़ देता हूँ। बिल्कुल स्क्रीन आपका क्लियर है, आप आराम से वीडियोस को रोक सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट्स बात है यहाँ से आप इसका नोट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो अगर आपके पास समय है, अगर आप उतारना चाहते हैं तो आप पूरा पूरा उतार दीजिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल जो है इंग्लिश से लिया गया, और इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देख लीजिए। इसमें जो है आपसे एक यहाँ पे कुछ दिया गया है, आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है ना, रीड दिस गिवन स्टेंजर टेकन फ्रॉम दिस पोएम हेरिटेज ऑफ ट्रीज, आंसर दिस क्वेश्चन दिस फॉलोइंग। यानी कि इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसका आपको आंसर बताना है बच्चों। ठीक है, तो व्हाट इज़ द ट्रैगिक साइट हेयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अपने आंसर में आप लिख लेंगे। ठीक है, अपने आंसर में आप लिख लेंगे।
ठीक है। विच वर्ड इन द एबव स्टेंजा मीन्स टू डैमेज बाय कटिंग, ठीक है। तो दूसरा सवाल है इसका, दूसरा सवाल का सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, आप इसको अपने आंसर में नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट सवाल है बच्चों, 2 नंबर आप आंसर आप देख पा रहे हैं। 2 नंबर में हम आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डज द फ्रेज ए line of noble trees in the poem a heritage of trees tells us about the poet, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर बिल्कुल आपके सिंपल है, आपके बिल्कुल स्क्रीन पर हमने कर दिया है। आप इसे आराम से धीरे धीरे नोट कर सकते हैं वीडियोस को रोक करके बच्चों। अगर आपको पढ़ के बताना है तो चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बाय दीज लाइन दिस पोएट मीन्स दैट इफ दोज किंग एंड काइंड पीपल हु हैड लविंग प्लांटेड, देखिए मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, अंडरलाइन करने से आप लोगों को लिखने में काफ़ी डिस्टर्ब होता होगा, ठीक है। ट्रीज इन दिस पास्ट कम डाउन फ्रॉम heaven now and see the condition of those trees they would be very upset, ठीक है। लास्ट में जो है UPSET है, ठीक है, ध्यान से इसे उतार लें। चलिए अपने अगले सवाल की ओर फिर चलते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल जो है आपका तीसरा सवाल में, चेंज दिस गिवन डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो डायलॉग आपको दिया गया है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। बस सिंपल है बच्चों, वही आंसर है। आप लोग जो है बस इसको थोड़ा सा क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपको जो है अपने से एडिट करके वहाँ पे लिखना है, ठीक है। सेम टू सेम है, आपके पास क्वेश्चन है, सभी वर्ड है, कुछ वर्ड चेंजेस है, आप इसको आराम से वीडियोज़ रोक करके नोट कर लेंगे, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा जो अगला सवाल है, चौथा सवाल है, हाउ आर द वेबसाइट यूजफुल अकॉर्डिंग टू यूपेज। रुपेश के अनुसार जो वेबसाइट होता है वो किस तरह यूजफुल होता है, गिव 4 रीज़न, 4 कारण आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो चलिए देखिए इसके 4 कारण क्या है। बाय वेबसाइट वी स्टे कनेक्टेड विद आवर फ्रेंड्स, वेबसाइट के द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं अपने फ्रेंड के साथ सीधे जुड़ जाते हैं। वी स्टे अपडेटेड एवरी टाइम बाय वेबसाइट, वेबसाइट के द्वारा हम लोगों को प्रत्येक दिन जो है अपडेट मिलता रहता है। वी कैन बुक ट्रेन टिकट्स इन फ्यू मिनट, ट्रेन गाड़ी का टिकट या फिर एरोप्लेन का टिकट हम लोग कुछ ही सेकेंड में हासिल कर लेते हैं। बाय प्लेइंग गेम्स वी स्टे मेंटली फिट, यानी हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन गेम भी खेला करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है गणित से लिया गया है, और गणित में आप पहला सवाल आप देख पा रहे हैं 3a + 4b का वर्ग क्या होगा, ठीक है। 3a + 4b का वर्ग क्या होगा, यानी वर्ग का मतलब है बच्चों आपको यहाँ पर क्या बोला है, इसका स्क्वायर करने के लिए बोला है, ठीक है। तो जब आप 3a + 4b का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 3 है तो 3a² यानी कि a² + b² का फॉर्मूला लगने वाला है। तो a² का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 3a का स्क्वायर, ठीक है। b² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर, और प्लस हो जाता है आपका 2 × a और इंटू b, है ना, 2 × a × b। तो ये हो गया। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। 3 तिया कितना हो जाएगा 9a का स्क्वायर प्लस 4 चौके 16b का स्क्वायर प्लस 3 दूतिया 6 6 चौके कितना हो गया आपका 24ab। तो 9a² 16b² 24ab ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपका 4pq और 3rs में सार्व गुणनखंड क्या है। बच्चों सार्व गुणन का मतलब होता है दोनों में क्या आपको सिंपल आसानी से कॉमन मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p नहीं है, यहाँ पे q है, यहाँ पे q नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा बच्चों तो वहाँ पे हर हाल में 1 कॉमन रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा x - y = 16, x² + y² बराबर 400 है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हम लोग इसका आंसर बताएंगे क्योंकि वहाँ पर हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है। आप लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से बढ़िया से रीड कर लीजिए, यानी क्वेश्चन को अपने कॉपी पे पहले नोट कर लीजिए। जब आप क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे उसके बाद जब हम बताएंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम पहले बता दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूला पे पुट करेंगे और इसको वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए a² b² है ना, तो हम लोग इसको जो है ना पुट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जो है उसको पुट करने का कोशिश करते हैं x² + y²। तो x² + y² बराबर अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x - y² + 2xy, ठीक है ना।
ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है ना, प्लस 2xy, वहाँ से फॉर्मूला से आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू आपको दिया गया था 400, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 400। इसके बाद इसका x माइनस वाई का वैल्यू आपको दिया है वहाँ पे 16। आप क्वेश्चन अगर नोट करोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद है 2xy, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 16 का जब आप स्क्वायर करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा 256। 256 को जब आप इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर 2xy हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब बचेगा यहाँ पे बच्चों 144, 144 2xy हो जाएगा। अब xy बराबर 144/2, तो 2 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो 72 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें xy का ही वैल्यू बताना था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था बच्चों, हमें इसका भाग देना था, इसका चौथा नंबर सवाल था, उसमें भाग देना था। चलिए हम आपको यहीं पर बता देते हैं। तो चौथा नंबर सवाल में जो भाग देना था बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने सवाल यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। सवाल को लिखने के बाद बच्चों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि भाग का मतलब होता है बच्चों, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बट्टा में भी लिख सकते हैं। और बट्टा में का मतलब होता है बच्चों, ये जो आपको बट्टा दिया गया है, ये जो 3pq है, ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, ठीक है। यानी ये दोनों के नीचे पाया जा रहा है। तो 3pqr/3pq आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से, इसके नीचे भी लिख सकते हैं। बीच में माइनस का सीन है तो माइनस दे करके इसको इसके नीचे भी कर सकते हैं, यानी दोनों के नीचे कर दिया हमने। दोनों के नीचे करने के बाद बच्चों आपको करना क्या, यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, pq से pq कट जाएगा, तो बचा क्या आपका r, तो हमने यहाँ पे r लिख दिया। उसी प्रकार से 3 दूना 6, यहाँ पे 2 आ गया। अब एक p से एक p खत्म, एक q से एक q खत्म, तो बच जाएगा 2pq और एक r स्क्वायर आपका पूरा का पूरा बच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों अगर को इस आंसर में अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप यहाँ से r को कॉमन भी ले सकते हैं। r कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2pqr, ठीक है। तो ये भी आंसर दे सकते हैं और ये भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हम लोगों ने 4 नंबर सवाल को भी देख लिया था। जब हमने 3 नंबर सवाल को देखा तो उसके बाद तुरंत हम लोग 4 नंबर सवाल को भी हमने देख लिया है। 5वां नंबर सवाल में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है इतना है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये जो आपको दिया गया है बच्चों, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, हमें वृत्त की त्रिज्या यानी r का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो है आपके सामने, ये जो आपको लिखा गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल था, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है। हमने पाई को क्या किया, कॉमन ले लिया। जब बच्चों पाई को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया सिर्फ 4x स्क्वायर, 12xy और 9y स्क्वायर, इतना बच गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 2 दूना 4 x स्क्वायर, यानी वापस से यही आ जाएगा। इसको बच्चों हम लोगों ने तोड़ के लिख दिया 2 × 2x + 3y। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 × 12 और x × y xy, 12xy, फिर से यही आ जाएगा। 9y स्क्वायर को जब हम लोगों ने तोड़ के लिखा 3y स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 9y स्क्वायर आ जाएगा। इतना करने के बाद बच्चों जब हम इसे गौर से देखेंगे तो ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर + 2ab, यानी कि ये आ गया a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया है ना। यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab में आ गया ना। तो a + b का होल स्क्वायर में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे पाई, यहाँ पे लिख देंगे इसके पूरे के बदले हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है, इसलिए हम इसके बदले इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर ही यही होगा, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया। इसे लिखने के बाद बच्चों आपको लिखना है, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो ये जो आपका निकला है बच्चों, क्या निकला है, वृत्त का क्षेत्रफल था। तो वृत्त का क्षेत्रफल में हम लोग फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, और ये हमारा क्षेत्रफल निकल कर आया है, ठीक है। तो पाई से पाई का वैल्यू को कैंसिल कर देना है, r स्क्वायर बराबर इतना निकल कर आ गया। आप देखिए बच्चों यहाँ पर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बचा आपका r बराबर 2x + 3y, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, यदि आपने नहीं किया है तो। काफ़ी मेहनत लग रही है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल जो है विज्ञान से है। प्याज की झिल्ली, रक्त कोशिका, अमीबा, तंत्रिका कोशिका आदि के अस्थायी स्लाइड को किस उपकरण की सहायता से देखा जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, पेड़ों की कटाई से वनों की संख्या में हो रही लगातार कमी को वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन का प्रमुख कारण क्या है। भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है बच्चों, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाई जाती है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके आंसर में आप लिख दीजिएगा कोशिका भित्ति एक प्रकार की अतिरिक्त संरचना है जो पौधों में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे लिखना है कोशिका भित्ति एक अतिरिक्त संरचना है जो कि पौधों में पाई जाती है। ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है, इसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं। समझ में आ गया क्यों आवश्यक है। ये आवश्यक होती है तापमान के लिए और वायुमंडलीय नमी आदि के परिवर्तन को सुरक्षा प्रदान करती है। इससे ये कोशिका भित्ति जो होती है वो सुरक्षा प्रदान करती है। आप पूरा आंसर यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं।
बच्चों हमारा अगला सवाल है, किन कारणों से वन्य प्राणी अभयारण्य संरक्षित वनों में रहने वाले जीव भी सुरक्षित नहीं है? तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। तो बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना है, संरक्षित वन भी वन्य जीवन जंतुओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा है। ठीक है, तो इस आंसर को आप पूरी तरह लिख सकते हैं अपने आंसर में। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि चित्र बनाकर पादप कोशिका एवं जंती कोशिका के बीच अंतर स्पष्ट करना है। या तो आप इसका आंसर देंगे या फिर अथवा में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है, जैव विविधता का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, व्याख्या करें। तो हम लोग जो है इस वाले का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। तो बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना है, हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए, क्योंकि केवल आपको यहाँ से यहाँ तक आंसर देना है। ठीक है ना, ये वाला आंसर आपको देना है। हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीवन का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का संतुलन बना रह पाता है। ठीक है, आप इसके आंसर को लिख लेंगे। ठीक है बच्चों हमारा अगला सवाल है, ठीक है, हमारा अगला सवाल है जो है आपका सामाजिक विज्ञान से है। भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालय में प्रवेश किस दशक में होने लगा था? तो भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालय में प्रवेश किस दशक में होने लगा था? तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग को 1880 के दशक में। 1880 के दशक में सरकार द्वारा दी जाने वाली जन सुविधा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सभी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा धान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। तो कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करेंगे। चलिए जान लेते हैं इसके आंसर को। तो बच्चों इसमें कृषि के प्रमुख प्रकार जो है निम्नलिखित है, निर्वाह कृषि है, गहन कृषि है, आदिम निर्वाह कृषि है, स्थानांतरी कृषि है और वाणिज्यिक कृषि है। इन सभी को आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक पे या फिर अपने आंसर की पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार कानून बनने से कोई दो लाभ बताएं। शिक्षा का अधिकार कानून बनने के कोई दो लाभ आपको बताना। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। तो बच्चों शिक्षा के अधिकार कानून बनने से 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त होती है। निजी स्कूल में भी 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकन मिल पाता है। तो ये रहा आपके 2 लाभ। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। आधुनिक काल में महिलाओं को सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के क्या कारण है, बताइए। आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने का क्या कारण है आपको बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों आधुनिक काल में महिलाओं को सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के बहुत से कारण हैं। उनमें से एक कारण यह है कि सरकार उनके लिए कानून बनाई है जो उन्हें कई क्षेत्रों में राहत पहुंचाती है। ठीक है, सरकार क्या करती है, महिलाओं के लिए कुछ कुछ कानून बना देती है जो उनको कई क्षेत्रों में राहत पहुंचाती है। जैसे उनके शादियों के लिए कानून है, ठीक है, कि वो पहले 18 वर्ष से अधिक के लिए वो 18 से कम की उम्र की लड़कियाँ शादी नहीं कर सकते। इससे कुछ पढ़ने लिखने का उनको टाइम मिल जाता है। ठीक है ना, इस तरह से कानून बनाकर ही प्रॉपर तरीके से उनको जो है राहत पहुँचाई जाती है। ठीक है ना, तो इसको आप आंसर में नोट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए मिलेंगे हम अपने जल्द ही अगले वीडियोस में। थैंक यू।